अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये मेंटेनेंस के हवाले से है। मेंटेनेंस को उर्दू में कहा जाता है नानो नफ़्का। मेंटेनेंस के लिए की तरफ जाने से पहले जिस बुक से हम ये पढ़ रहे हैं मुल्लाज़ मोहम्मद अल्लाह, तो क्या आपने कभी ये सोचा कि डीएफ मुल्लाज़ मोहम्मद अल्लाह ख़ुद से एक्चुअली एक नॉन मुस्लिम है? आप नेट पे चले जाएं, गूगल पे सर्च कर लें डीएफ मुल्लाज़ मोहम्मद अल्लाह के नाम लिखें तो आपको पता चल जाएगा कि डीएफ मुल्ला की जो असल एक्चुअल नेम है उसका क्या है, उसकी डीएफ की फुल फॉर्म क्या है। खैर, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में हमारा जो मुस्लिम लॉ है वो भी एक नॉन मुस्लिम का लिखा हुआ है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिसको हम समझते हैं। फर्दर मोर मेंटेनेंस जो है इसका रेलेवेंट जो सेक्शन है वो सेक्शन कौन सा है, वो आ जाता है आपका सेक्शन 369। और फर्दर मेंटेनेंस इंक्लूड्स, मेंटेनेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? फूड, शेल्टर, एंड लॉजेस, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीज़ें इंक्लूडेड हैं किसके अंदर? मेंटेनेंस के अंदर। अब एक केसला रिपोर्टेड हुआ, उस केसला को भी हम डिस्कस करेंगे, जिस केसला को हम कहते हैं अहमदुल्लाह वर्सेस मुज़फ़्फ़रुद्दीन। अहमदुल्लाह वर्सेस मुज़फ़्फ़रुद्दीन। इस केसला के अंदर एक प्रिंसिपल सेट हुआ और इस केसला का रेफरेंस आप लिख लें। उसके बाद एक और केसला है इस केसला के अंदर जो प्रिंसिपल सेट हुआ वो ये प्रिंसिपल सेट हुआ था कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हो सकती हैं मेंटेनेंस के अंदर। मेंटेनेंस के अंदर अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हमारी और भी ज़रूरत की कई चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक नीड्स जो हैं वो क्या हैं? बेसिक नीड्स आपकी रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है। फर्दर इसके अंदर एलोब्रेट किया गया कि भाई जो एक स्टूडेंट, एक बच्चा है, उसकी पढ़ाई के अखराजात हैं, उसके अलावा उसके जो कपड़े वगैरह, उसके जो एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह हैं, कॉपीज़ वगैरह हैं, और भी कई सारे अखराजात हैं, वो भी सारे के सारे मेंटेनेंस में इंक्लूडेड हैं। फिर एक और केसला लिखें आप 1992 MLD, 1992 MLD। सुहेल अहमद वर्सेस मकसूद अहमद। सुहेल अहमद वर्सेस मकसूद अहमद। ठीक है। इस केसला के अंदर क्या प्रिंसिपल सेट हुआ कि इट इंक्लूड्स फूड्स, रेमिटेंस, लॉजेस एंड ऑल अदर नेसेसिटीज़ ऑफ मेंटल, फिजिकल एंड वेलबींग। यानी कि फूड, शेल्टर, लॉजेस के अलावा ऑल नेसेसिटीज़ फॉर फिज़िकल वेलबींग। ठीक है। यानी कि इस समाज के अंदर रहने के लिए मेंटली, फिज़िकली जो आपकी हेल्थ है उसको सपोर्ट करने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मेंटेनेंस के अंदर काउंट होगी। फिर आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, एक बच्चे की मेंटेनेंस कितनी क्लेम की जा सकती है? देखें, और एक बच्चे की मेंटेनेंस कितनी क्लेम की जाएगी ये डिपेंड करेगा कि फ़ादर कितना अर्न करता है। फ़ादर की जो हमारे पास रिस्पेक्ट है सोसाइटी के अंदर, ये नहीं देखी जाएगी, बल्कि ये देखा जाएगा वो फाइनेंशियली कितना सपोर्टिव है। फाइनेंशियली वो आखिर करता क्या है? अगर उसकी इनकम 1 लाख रुपीज़ है तो जाहिर सी बात है कम से कम जो प्रिंसिपल सेट हुआ था, हाई कोर्ट ने जो सेट किया था, सिंध हाई कोर्ट ने, वो यही किया था कि कम से कम मिनिमम जो एक बच्चे की मेंटेनेंस होगी वो होगी 15 to 20,000, 10 to 20,000 ऑल अराउंड। इससे कम मेंटेनेंस नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पास जो मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके मदर की भी एज वेल एज फादर की भी, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि मदर भी अर्न ज़्यादा कर रही हैं फादर से ज़्यादा, तो मदर्स अर्न कर रही हैं। लेकिन बेसिक ड्यूटी किसकी है? बेसिक ड्यूटी है आपके फादर की।
उस बच्चे के फादर की बेसिक ड्यूटी है कि वो उसको क्या करे, उसको मेंटेन करे। फिर अगर बेटा है तो टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी, और अगर डॉटर है तो फिर टिल हर मैरिज, जब तक उसकी शादी ना हो जाए। अब क्या ये मेंटेनेंस, एक बच्चे को मेंटेन, अपने ही बच्चे को मेंटेन ना करना, एक फादर जो है रिफ्यूज़ कर दे, आज के बाद मैं तुम्हें मेंटेनेंस नहीं दूंगा, आज के बाद मैं तुम्हें प्रॉपर मेंटेन नहीं करूंगा, या तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तो क्या इसके ऊपर कोई एफआईआर हो सकती है? नहीं हो सकती। पीपीसी को ज़रा आप गो थ्रू करें तो पीपीसी के अंदर एक हमारे पास सेक्शन मौजूद है। पीपीसी के अंदर सेक्शन कौन सा मौजूद है? 328 पीपीसी। इसकी अमेंडेड प्रोविजन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ द फादर टू मेंटेन हिज चिल्ड्रन, इफ नॉट मेंटेन चिल्ड्रन सो पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। और इस सेक्शन के अंदर पर्टिकुलर ये लिखा गया कि अगर कोई फादर जो है अपने ही बच्चे को डिसऑन कर दे, क्या करते हैं? डिसऑन कर दे। पैदा करने के बाद अक्सर माँ बाप फेंक देते हैं बच्चों को, ठीक है, डस्टबिन के अंदर भी फेंक देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो टोटली डिसऑन कर देते हैं, हम इस बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर ये भी एक ऑफेंस है पीपीसी के अंदर, जिसकी सज़ा भी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस इज़ अपॉन फादर। इफ़ फादर इज़ इनकेपेबल एंड मदर इज़ ईजी टू रिसोर्सेज टू मेंटेन चिल्ड्रन, अगर फादर जो है क्या है, फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है लेकिन वो फाइनेंशियल ऐसे क्राइसिस में है कि वो जो है एक बच्चे को मेंटेन ही नहीं कर सकता, लेकिन उसकी वाइफ क्या करती है? उसकी वाइफ इजी रिसोर्सेज में है, तो फिर क्या होगा? फिर जो है मेंटेनेंस की लायबिलिटी फादर से कन्वर्ट हो जाएगी किसकी तरफ? मदर की तरफ। इफ़ चिल्ड्रन लेजिटिमेट, अगर बच्चा लेजिटिमेट है तो ठीक है, इफ़ इनलेजिटिमेट है नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ये भी आपको अक्सर पता होगा कि इफ़ चिल्ड्रन इज illegitimate, so no right of inheritance। एक नाजायज़ बच्चे का कोई भी हक नहीं है, एक नाजायज़ बच्चे का कोई किसी किस्म का हक नहीं है मेंटेनेंस में। इसके ऊपर एक जो है मैंने आर्टिकल भी लिखा था लास्ट टाइम, तो उसमें मैंने ये इंट्रोड्यूस करा कि पाकिस्तान के अंदर क्या एक बच्चे के ऐसे बच्चा जो कि इलिजिटिमेट है, नाजायज़ बच्चा, उस बच्चे का क्या कसूर है कि जिसकी वजह से उसको जो है कोई भी हक नहीं दिया गया? क्या इस्लाम में उसके कोई राइट्स हैं? इस्लाम में भी उसके कोई राइट्स नहीं। तो खैर वो आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो मैंने उसके अंदर कुरान पाक की आयात और सही हदीस के साथ एलोबरेट किया है कि किस वजह से, क्या रीज़न्स हैं बिहाइंड इट। अगर उसको मैं अगर कंटिन्यू करूँ तो हो सकता है टाइम ज़्यादा आपका चला जाए। उसके बाद, क्योंकि हमारा अभी ये टॉपिक नहीं है, उसके बाद इफ़ द फादर हु हैव सफिशेंट बीइंग नेग्लेक्ट्स रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड हु आर अनएबल टू मेंटेन दमसेल्फ। अब अगर बाप ही क्या कर दे, रिफ्यूज़ कर दे कि मैं इस बच्चे को मज़ीद, लेजिटिमेट है या इलिजिटिमेट है वो एक अलग चीज़ है, उस पर हम डिस्कशन कर ही नहीं रहे। हम डिस्कशन तो सिंपल ये कर रहे हैं कि अगर फादर क्या करते हैं, टोटली रिफ्यूज़ कर दे कि मैं इस बच्चे को मेंटेन नहीं करूँगा, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? मेंटेनेंस का सूट दायर कर सकते हैं। अब आते हैं किसकी तरफ? मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स। मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन तो सबको पता है, लेकिन मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स भी बताया गया है इस लॉ के अंदर, हमारे जो है इस्लामिक लॉ के अंदर। मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स क्या कहता है कि चिल्ड्रन इन easy resources are bound to maintain their poor parents, although the latter may be above to earn something for themselves, son not daughter। पहले तो एक चीज़ क्लियर करें कि मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? सन पर। अगर एक ऐसा बेटा है कि जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है पूरे के पूरे घर की, और फिर भी वो अपने पुअर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक केयर नहीं करता, उनको ओन नहीं करता, कभी कभी ऐसा होता है कि उनको डिसऑन कर दिया जाता है, उनको घरों से निकाल दिया जाता है, तो फिर क्या होगा?
देखिए घर से निकालना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनको मेंटेन नहीं कर रहा है एक बेटा, तो फिर क्या होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बेटे की, तो फिर वो भी मेंटेनेंस का सूट दायर कर सकते हैं अपने बेटे के खिलाफ। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताता हूँ कि अगर एक्स पार्टी हो जाए तो फिर क्या होगा। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ ड्यूरिंग मैरिज डिपेंड ऑन बिहेवियर ऑफ वाइफ। ड्यूरिंग मैरिज किस पर डिपेंड करता है? ड्यूरिंग मैरिज इट डिपेंड्स अपॉन बिहेवियर ऑफ वाइफ, कि वो उसकी ताबेदार हो, वो उसकी फर्मा बरदार बीवी हो, ठीक है, एज़ पर इस्लाम, इस्लामिक इंजंक्शंस, तो फिर वो हस्बैंड जो है बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है कि वो उसको मेंटेन करेगा। फेथफुल टू हस्बैंड एंड ओबेज हर रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल ऑर्डर्स, ठीक है, रीजनेबल टू मेंटेन हिज वाइफ, रिफ्यूजेस टू रीजनेबल ऑर्डर नॉट बाउंड टू पे मेंटेनेंस। यानी कि अगर बीवी एक नाफरमा बरदार बीवी है, एक नाफरमान बीवी है, तो फिर हस्बैंड की ड्यूटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाद कितनी मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है? डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज के बाद ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इद्दत, अगर खुला है फिर भी उसके अलावा भी कितनी कब तक मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है? टिल इद्दत पीरियड, जो कि 3 माह बनता है, ठीक है। उसके बाद बिफोर कंजमेशन ऑफ मैरिज, अभी मैरिज कंजमेट हुई नहीं है, अभी उन दोनों के दरमियान जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, कंजमेशन नहीं हुई मैरिज, तो फिर क्या मेंटेनेंस बनती है, नहीं बनती? तो यहाँ पर कह रहा है कि कैपेबल ऑफ कंजमेशन इफ़ शी इज़ कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, दे शी इज़ कैपेबल फॉर मेंटेनेंस। अब एक चीज़ याद रखें, अक्सर ऐसा होता था पहले कि बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जो कि खिलाफ थी चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट के, 7 साल, 8 साल, 9 साल। अब देखें, एक बच्ची की अगर शादी की जा रही है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी नहीं है, उसकी एज जो है वो माइनर में काउंट हो रही है। लेकिन अगर वो बच्ची बड़ी हो जाए परफॉर्मेंस के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करने के लिए, तो फिर वो जो है मेंटेनेंस क्लेम भी कर सकती है, और आप पाबंद हैं, यानी कि एक हस्बैंड पाबंद है उसको मेंटेनेंस देने का। इफ़ नॉट कैपेबल देन नो। व्हेन वाइफ स्टार्ट्स हर मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन, यानी कि जब भी एक औरत मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन देना शुरू कर देगी, यानी कि जो मियाँ बीवी के जो अक्सर अज़वाजी ताल्लुकात हैं वो जब स्टार्ट हो जाएंगे, तब ही मेंटेनेंस क्लेम की जा सकती है, तब से मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगी। रुखसती से पहले मेंटेनेंस नहीं हो सकती, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ विडो, एक बेवा की क्या कोई मेंटेनेंस हो सकती है? नहीं हो सकती। अ विडो इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस ड्यू टू हर हस्बैंड्स डेथ, ठीक है। ये प्रिंसिपल सेट किया गया था आगा मोहम्मद असगर वर्सेस कलसूम बीबी 1897 में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपने सूट फाइल कर दिया मेंटेनेंस का और वो डिसाइड हो गया एक्स पार्टी का प्रूफ सबमिट करने के बाद एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाता है, एक्स पार्टी जजमेंट आ जाती है, तो उसके बाद ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एक हस्बैंड है, एक शख्स है जो कि मेंटेनेंस देता ही नहीं है, एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद भी, तो क्या कोर्ट के पास कौन कौन से राइट्स हैं, कोर्ट उसको किस तरीके से ड्यूटी बाउंड कर सकती है? अगर तो वो एक पब्लिक सर्वेंट है, एक चीज़ याद रखें, क्या है वो? पब्लिक सर्वेंट है। इन केस अगर वो पब्लिक सर्वेंट हुआ तो कोर्ट उसको बाउंड कर सकती है कि वो क्या करे, वो मेंटेनेंस प्रॉपर दे, प्रॉपर मेंटेनेंस सबमिट करे, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर उसके दिल में थोड़ा बहुत कोर्ट का डरो खौफ हुआ, लेकिन डरो खौफ होता तो वो पहले ही कोर्ट में अपीयर हो जाता, ठीक है। अगर वो कोर्ट को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता किसी भी किस्म की, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो जो है क्या करेगा, मेंटेनेंस नहीं देगा। अब जब वो मेंटेनेंस दे ही नहीं रहा, तो फिर आप किस तरीके से उसको ड्यूटी बाउंड करेंगे? आपके पास कौन सा एक और रास्ता है? आपके पास कोर्ट जो है उसको किसी किस्म की ड्यूटी बाउंड नहीं कर सकती। हाँ, मैक्सिमम कोर्ट क्या कर सकती है, उसका जो है जो उसका CNIC कार्ड है उसको ब्लॉक किया जा सकता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता इनहेरेंट पावर्स को यूज़ करते हुए। बाकी रही बात ये कि
जहाँ तक रही पब्लिक सर्वेंट्स की, तो पब्लिक सर्वेंट्स को ड्यूटी बाउंड किया जा सकता है उनके डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लेटर भेजकर भी। अंडरस्टैंड? यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।